डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग अपरा के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा समस्त प्रकार के स्तनधारी जंतुओं में पाया जाता है और इसका निर्माण भ्रूण के पोषण के लिए होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं गर्भाशयी दीवार में जाकर स्थापित हो जाती हैं, जिसको हम इनप्लांटेशन कहते हैं, तो इन कोशिकाओं के विकास के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और यही भ्रूण विकसित होकर नए शिशु का निर्माण करता है। तो गर्भाशय में इन नए शिशुओं के निर्माण हेतु पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, अन्य प्रकार की जैविक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो अपरा की सहायता से ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो गर्भ में स्थित भ्रूण व मातृ कोशिकाओं या मातृ ऊतकों तथा फीटस के मध्य, फीटस का मतलब होता है गर्भस्थ भ्रूण या गर्भ में जो शिशु होता है उसी को फीटस के नाम से जानते हैं। तो गर्भ में स्थित भ्रूण और मातृ ऊतकों का अस्थायी भौतिक, संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक जो संबंध होता है उसी को हम अपरा के नाम से जानते हैं। और हमने बताया कि अपरा में जीवन संबंधित समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, इनकी सहायता से संपन्न होती हैं। अपरा शरीर में या गर्भाशय में एक संबंध स्थापित करता है। मातृ कोशिका या कह सकते हैं माता के द्वारा गर्भस्थ शिशु के मध्य में एक कनेक्शन होता है, उसी को हम अपरा के नाम से जानते हैं। अब अपरा के कार्य क्या हैं? अपरा के जो मुख्य कार्य है, सबसे पहला कार्य तो शिशु को पोषण प्रदान करना। शिशु को जो पोषण मिलता है इन्हीं अपरा की सहायता से या प्लेसेंटा की सहायता से होता है। दूसरा कार्य इसका है श्वसन के लिए। श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भ्रूण को, वह अपरा की सहायता से होता है। भ्रूण में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या गर्भस्थ शिशु में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अपरा के द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थ अपरा की सहायता से माता के रुधिर में जाके छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद अपरा एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, आप पढ़े हैं मेम्ब्रेन के बारे में कई प्रकार से, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से कार्य करती है अपरा। और यहाँ पर जो आवश्यक सामग्री होती है, जो भ्रूण के लिए आवश्यक होती है, उन समस्त प्रकार की सामग्रियों को यह अपरा भ्रूण में पहुँचने तो देती है, लेकिन हानिकारक पदार्थों को ये रोक देती है, अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार से जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं, इन सबको रोकने का भी कार्य करती है। और अपरा में एंटीबॉडीज का भी निर्माण होता है। एंटीबॉडी की सहायता से शरीर में कोई सूक्ष्म जीव भ्रूण तक नहीं पहुंचने पाता है, जिससे भ्रूण का विकास तेजी से होता है। इसी में आपको पढ़ना है कि जनन लेयर जो होती है या जनन स्तर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनकी सहायता से किस किस प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। तो इसको हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे।
भ्रूण में फिर मार्कोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। मार्कोजेनेसिस का मतलब होता है मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है अन्न का निर्माण। तो भ्रूण की जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है एक्टोडर, दूसरा होता है मीजोडर और तीसरा होता है एंडोडर। ये तीनों जनन लेयर शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को मार्फोजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि किन लेयर से किस अंग का निर्माण होता है। सबसे पहला एक्टोडर। एक्टोडर से हेयर, नेल तथा स्किन ग्लैंड मतलब बाल बनेगा, नाखून बनेगा और त्वचा की ग्रंथियों का यहाँ से निर्माण होगा। दूसरा है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। और तीसरा आई, आँख के विभिन्न भाग जैसे कार्निया होता है, तो लेंस होता है, लेंस होता है, इन सब का निर्माण यहाँ एक्टोडर्म से होता है। तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे सिर में पाई जाती, कपाल में पाई जाती है, उसके मिडिल भाग का यह निर्माण करती है। उसके बाद एड्रिनल मेडुला, आधिवृक्क ग्रंथि की कॉर्टेक्स जो होता है उसका निर्माण करेगी। मेडुला का पल्कुट का निर्माण करेगी। पेनियल ग्लैंड का निर्माण करेगी। इसके बाद अगला है सलाइवरी ग्लैंड, त्वचा लार ग्रंथि का निर्माण होगा। टीयर ग्लैंड, आंसू का ग्रंथि का। और बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, मुख गुहा जिसे कहते हैं, उसका निर्माण होगा। अगला है स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा का निर्माण एक्टोडर्म से होगा। और क्रैनियल कार्टिलेज, कपाल की जो पास्थियां होती हैं उनका निर्माण एक्टोडर्म से होगा। इन अंगों का निर्माण प्राथमिक जनन लेयर के एक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत या जनन लेयर से होता है। दूसरा है मीजोडर्म। मीजोडर्म में से स्किन और कनेक्टेड टिश्यू, संयोजी ऊतकों, त्वचा और संयोजी ऊतक का निर्माण होगा। और मसल्स का निर्माण होगा, पेशियों का, जिसमें रेखित पेशी और हृदय पेशी तीनों प्रकार के होंगे। दूसरा है किडनी, किडनी का निर्माण होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स का निर्माण होगा। और गोनेड्स, जननों का मतलब जनन अंगों का निर्माण होगा। अगला है इसमें हार्ट का निर्माण होगा, हृदय, रुधिर का और लिंग, लसिका का निर्माण होगा। और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का मतलब होता है हृदय आवरण, मतलब हृदय के आवरण का निर्माण मेजोडर्म से होगा। इसके बाद नोटोकार्ड है, इंटरनल स्केलेटन, जो शरीर में आंतरिक कंकाल पाया जाएगा उसका निर्माण होगा। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उनका निर्माण होगा, पेशियों का निर्माण होगा। और एपिथेलियम का निर्माण होगा, उपकला का निर्माण होगा। इसके बाद डेंटाइन्स, दांत की जो डेंटाइन होती है उसका निर्माण मीजोडर्म से होगा। इसके बाद तीसरी जो लेयर है एंडोडर्म, एंडोडर्म से एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की आंतरिक पेशियां जो होंगी, अंदर वाली पेशियां, एड्रिनोफाइसिस का निर्माण होगा, थायराइड ग्लैंड का निर्माण होगा, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड का, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां और इनका निर्माण एक्टोडर्म से हो रहा है। इसके बाद रेस्पिरेटरी कैनाल, श्वसन नलिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण एक्टोडर्म से एंडोडर्म से होगा। और लंग्स, फेफड़ों का निर्माण होगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर्स, मूत्राशय, गोनेड्स के इंटरनल भाग का यहाँ पर निर्माण होगा। तीन सबका निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त भ्रूण की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, भ्रूण की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो किसी भी अंग के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अर्थात उनमें यह क्षमता पाई जाती है कि वो किसी अंग का निर्माण कर सके। तो ऐसी कोशिकाओं को हम स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, स्टेम सेल। तो भ्रूण भी एक स्टेम सेल
की भ्रूण की कोशिकाएं स्टेम सेल की भांति कार्य करती हैं और किसी भी अंग के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है, या उनमें किसी नए अंग के निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो इसे सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।